Hello everyone, how are you? I hope all are doing well. Once again, I am welcoming you to our YouTube channel Spectrum Study Hub. Today we are going to discuss about power sharing, Civics Chapter 1, Class 10th. So let's start this journey. What is power sharing? Power sharing needed क्यों है? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं अपन. बैकग्राउंड इन द सेंस कि पावर शेयरिंग की नीड कहां से हुई, लोगों ने ये सब स्टार्ट कब से किया. इनिशियल टाइम पीरियड की अगर अपन बात करें, बहुत एंशिएंट टाइम पीरियड से, जहां पे किंगडम्स, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, वहां पर होल सोल अथॉरिटी अगर कोई है तो वो कौन है? किंग है. किंग्स अपने विम्स के ऊपर और विशेस के ऊपर क्या कर रहा है? डिसीजन मेकिंग कर रहा है. सो दैट्स हाउ वो जो एब्सोल्यूट पावर है उसको अपोज करने का काम यहां पर कौन कर रहा है? ठीक है, वहां के सिटीजंस ने किया. देन उस सिस्टम को अपोज करने के बाद एक नया मेथड निकल के आया, और वो क्या निकल के आया हमारे सामने? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर वेरी फर्स्ट थिंग जो है, हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करना पड़ेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही अपने आप में क्या है? पावर शेयरिंग है. सो इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो बीइंग विद अस, बने रहिए, देखते रहिए किस तरीके से पावर शेयरिंग हमें पॉजिटिव मेजर्स और नेगेटिव मेजर्स दोनों के इसके इंपैक्ट देखेंगे और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. लेट्स सी. पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पावर शेयरिंग अपने आप में क्या है? एक सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर अमंग. किन में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है? यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एंड सोशल ग्रुप्स. और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नीडेड है? डिस्ट्रीब्यूशन नीडेड इसलिए है फॉर फेयरनेस, डेमोक्रेसी एंड पीसफुल गवर्नमेंट. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो वो गवर्नमेंट भी फेयर नहीं है. क्यों? क्योंकि वो पावर का पूरा सेंट्रलाइज करके रख रही है, अपने पास रख रही है. ठीक है. फिर अपन बात करें डेमोक्रेसी. अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो वहां पे डेमोक्रेसी भी एग्जिस्टेंस में नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे पीसफुल गवर्नमेंट भी नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सिटीजंस अपोज करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी. तो दैट्स बाय फॉर पीसफुल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड फेयरनेस वी नीड टू डू पावर शेयरिंग. हमें पावर शेयरिंग करनी ही पड़ेगी. थोड़ा सा और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में ये पावर शेयरिंग क्यों, व्हाई नीडेड है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है ये? क्यों? क्योंकि ये यहां पर कर रही है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इंडिया अपने आप में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज, ट्रेडिशन, कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, इन सब की कंट्री है. सिंस 1947 से अभी तक हम लोग एक यूनाइट नेशन के तौर पे साथ में रह पा रहे हैं. इन सबको मेंटेन करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज थी वो थी डेमोक्रेसी. और उस डेमोक्रेसी में हमने जो पावर शेयरिंग किया वो हमारा मीडियम था क्या करने का? इस कंट्री को यूनाइट रखने का. सो दैट्स व्हाई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर करने से क्या होगा कि यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी. ऑन द अदर हैंड क्या चीज प्रमोट होने वाली है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस टाइम पर तक रहती है जब तक सिटीजंस खुश है. जैसे ही सिटीजंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होंगे, वो उसे अपोज करना स्टार्ट करेंगे, देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी. आगे इसके एग्जांपल देखने वाले हम, बने रहिए. ठीक है. प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया बच्चों? जब सारी पावर किसी एक पर्सन या किसी एक अथॉरिटी के हाथ में दे दी जाएगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया. और इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से बचने के लिए ही हमें क्या करना चाहिए? पावर शेयरिंग करनी चाहिए. क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हुआ तो एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट अथॉरिटी बन जाएगी, और वो फिर अपना मनमाना रूल चलाएगी. इसलिए फिर वो किसके लिए आंसरेबल नहीं रहेगी, अकाउंटेबल नहीं रहेगी? फॉर सिटीजंस. तो दैट्स व्हाई हमें बचना है कौन सी सिचुएशन से? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर की सिचुएशन से. प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी. ये अपने आप में एक मेजर है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके राइट्स को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी तो वोट बैंक भी नहीं होता पॉलिटिकल लीडर्स का. तो दैट्स व्हाई, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसे इग्नोर करने की ट्राई करते हैं. बट पावर शेयरिंग अगर है प्रॉपरली तो फिर वो उसे इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी भी अपने राइट्स रखती है.
नेक्स्ट देखो, एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, इससे मजबूती मिलती है किसको? डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी मजबूत होता है, पावर शेयरिंग हो रही है, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, हर कोई एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, ठीक है। तो वहां पर किसी सिंगल पर्सन के पास क्या नहीं होने वाला? मेजर पावर होल्डिंग नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट नहीं बनेगा। इट इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है किस चीज के लिए? प्रूडेंशियल रीजन के लिए। प्रैक्टिकली क्या चीज सही होनी चाहिए? टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, बनाए रखने के लिए। पीस रहेगा तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। एंड मोरल रीजन क्या होगा कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस क्या बोलता है कि पावर शेयरिंग ही स्पिरिट है किसकी? डेमोक्रेसी की। सो एक बार फिर से देखो फटाफट, व्हाई पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? क्योंकि ये रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रमोट करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, प्रिवेंट करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स को, स्ट्रेंथ करती है किसको? डेमोक्रेसी को। दो और रीजन हमारे पास है, मॉरल एंड प्रूडेंशियल, जो कहते हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। नेक्स्ट सी, अब इस पूरे पावर शेयरिंग की स्टोरी को हम इस पूरे चैप्टर में कैसे समझने वाले हैं? हमारे सामने दो केस स्टडीज आएंगी, एक केस स्टडी है बेल्जियम की और दूसरी केस स्टडी है श्रीलंका की। तो इन केस स्टडी से हम समझेंगे कि एक्चुअल में पावर शेयरिंग इतनी ज्यादा नीडेड क्यों है। सी, तो वेरी फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं बेल्जियम केस स्टडी, ठीक है, ए सक्सेसफुल मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों रहा, उसके पीछे के रीजंस देखेंगे, ठीक है। उन्होंने कौन से मेथड्स एंड मेजर्स यूज किए, वो सब अपन देखने वाले हैं। तो बने रहिए, साथ में बने रहिए, ठीक है। अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम क्या है, ठीक है, बेल्जियम एक नेशन है, कंट्री है। क्या है इसकी एक्चुअल सिचुएशन है वो देखते हैं। लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में है। पॉपुलेशन अराउंड इसकी कितनी है? 11.5 मिलियन। 3 मेजर लैंग्वेजेस यहां पर बोली जा रही है, मतलब बेसिकली अपन लैंग्वेजेस के तौर पर आप यहां की कम्युनिटीज को कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट लैंग्वेज बोलती है और उनके क्या होने वाले हैं? इंटरेस्ट ग्रुप भी अलग अलग होने वाले हैं। आ जाइए फटाफट से। तो डच स्पीकिंग कितना परसेंट है? 59% है, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग कितना है? 40% है। और जर्मन स्पीकिंग कितना है? 1% है। सो हम यहां पे डिस्कस ये करने वाले हैं कि यहां पर टोटल कितना रेशियो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपन मेजरली यहां पर कंसीडर करने वाले हैं। तो उसमें देखो डच स्पीकिंग 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40%। गॉट इट? समझ में आ गया? सो बेसिकली यहां पर बेल्जियम में कितने कम्युनिटीज रह रही हैं? 3, ठीक है। डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, जिसमें डच स्पीकिंग मेजॉरिटी कम्युनिटी है विद 59%, फ्रेंच स्पीकिंग 40% के साथ, ठीक है। सेकंड माइनॉरिटी कम्युनिटी है और लीस्ट माइनॉरिटी कौन है? जर्मन स्पीकिंग, जो कि 1% है ओनली। कैपिटल क्या है बेल्जियम की? कैपिटल है ब्रुसेल्स। गॉट इट? आगे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर अपन बात करें तो इसमें ये देखो, प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम। अब बेल्जियम में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीजें हैं जो उन्होंने चैलेंज की, देखते हैं। डच स्पीकिंग पीपल्स फॉर द मेजोरिटी, सीधी सी बात है। कितना परसेंट था? कितना परसेंट था? ठीक है, 59%। ओके। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। अब फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो अपने आप में पॉलिटिकल पावर बने हुए हैं विथ 40%। इसका रीजन अभी देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप ओवर लैंग्वेज, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इन दोनों मेजर कम्युनिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हुए वो किस चीज को लेके हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं उनकी लैंग्वेज को लेके, एजुकेशन को लेके और गवर्नमेंट जॉब्स को लेके। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो तो कौन सी है? डच। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी है? डच स्पीकिंग है। बट ज्यादा प्रॉस्पेरियस एंड पावरफुल ग्रुप यहां पर कौन सा है? फ्रेंच स्पीकिंग। समझ गए? तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है। तो यहां पर प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें, बेल्जियम की कैपिटल में सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो गई। अपोजिट कैसे हुई? क्योंकि कैपिटल के अंदर फ्रेंच कम्युनिटी है 80% और डच कम्युनिटी है
20%। किसी भी कंट्री की अगर अपन कैपिटल की बात करें तो उस कंट्री का कैपिटल वाला रीजन सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड प्लेस होता है, तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी, पॉलिटिकल पावरफुल लोग ज्यादा रहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। सो बेसिकली अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रेंच कम्युनिटी मेजोरिटी में है 80%, तो दैट्स वाई वो ज्यादा क्या है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल बन गए। डच ओवरऑल नेशन में तो मेजोरिटी में है, बट माइनॉरिटी में कहां आ गए, कैपिटल ब्रुसेल्स में। ओके, ब्रुसेल्स had 80% French speakers despite being in the Dutch speaking regions. So ब्रुसेल्स में क्या है, 80% ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गया। क्यों? क्योंकि जब अपन कंट्री के सिनेरियो की बात करें तो हमको यहां पे देखने को मिलता है कि कौन से लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं, डच स्पीकिंग, माइनॉरिटी में कौन आ रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। रिवर्स कैसे हुआ, 80% वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग आ गए एंड 20% वहां पर कौन आ गए, डच स्पीकिंग। चलो ये भी हो गया, ये भी ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यह है कि जो लोग कैपिटल में मेजोरिटी में है वो लोग इकोनॉमिकली भी ज्यादा पावरफुल है और पॉलिटिकल भी ज्यादा पावरफुल। तो उन लोगों को, किन लोगों को, डच लोगों को फ्रेंच लोगों से एलिनेशन होगा, नहीं होगा, गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में हम लोग ज्यादा हैं, गवर्नमेंट में डोमिनेंस ज्यादा किसका है, फ्रेंच कम्युनिटी का, ठीक है। तो वो अपनी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, अपनी कम्युनिटी के रिगार्डिंग और अपने, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, इन सबको लेके क्या करेंगे, अपने फेवर में काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड डचेस इनसे गुस्सा होते जाएंगे। हमने स्टार्ट किया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई, कंट्री और कैपिटल के सिनेरियोज में डिफरेंस क्रिएट हो गया और उस डिफरेंस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो वहां पर क्या बन के बैठी है, मेजोरिटी बन के बैठी है। उसकी वजह से जो एक्चुअल मेजोरिटी कम्युनिटी है वो वहां पर एलिनेटेड फील कर रही है। दोनों के बीच में टेंशन स्पाइक हो रहा है, बढ़ रहा है। नाउ अब देखते हैं बेल्जियम यहां पर क्या डिसीजन लेता है, क्या एक्शन लेता है, कैसे इस सिचुएशन को, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा। देखो बेल्जियम सॉल्यूशन किस चीज को लेके, पावर शेयरिंग को लेके। बेल्जियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड पावर शेयरिंग बाय, कौन से मेजर्स लेके उन्होंने पावर शेयरिंग स्टार्ट किया, वेरी फर्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उसमें क्या रहने वाले हैं, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर। कि भैया हम क्या करेंगे, हम फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटी से क्या रखने वाले हैं, इक्वल मिनिस्टर रखने वाले हैं, ताकि यहां पर जो भी डिसीजन होगा वो यूनिलैटरली नहीं होगा। कोई एक कम्युनिटी सिर्फ अपने बिहाफ पे या अपने बेटरमेंट के लिए डिसीजन नहीं ले पाएगी। मिनिस्टर जब इक्वल होंगे तो डिसीजन मेकिंग में उनका कंसिडरेशन भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं उसमें दोनों ग्रुप्स के क्या चाहिएंगे, ठीक है, कंसिडरेशन लगेगी, सपोर्ट लगेगा। डन। स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन इंडिपेंडेंट पावर। स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या दे दिया गया, ऑटोनोमस दे दिया गया। हाँ ठीक है, तुम तुम्हारी अलग से स्टेट गवर्नमेंट बनाओ और उनको रन करो, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बिल्कुल अलग हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को इजी वे ऑफ गोइंग में दे दी गई। इट मींस ऑटोनोमस यूनिट्स, ठीक है, कि खुद से खुद को आपको क्या करना है, रूल करना है। आगे देखो, ब्रुसेल्स हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाएगी। अब ब्रुसेल्स है कैपिटल, प्रॉब्लम तो वहीं तो है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में, तो ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई और जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। ये यहां पर नीडेड था। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ गए कि यहां पर जो डच माइनॉरिटी में थे उनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, किसमें, गवर्नमेंट में। 20% पॉपुलेशन से आने के बावजूद भी अगर वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इट मींस ये एक मेजर डिसीजन था। क्या करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, पीसफुली गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो दीज आर द मेजर्स ऑप्ट बाय, ठीक है, बेल्जियम। आगे देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, वर क्रिएटेड फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर। तीनों लैंग्वेज ग्रुप, डच, फ्रेंच और जर्मन, तीनों से एक एक लीडर को लिया गया
और वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करेगी उनके लैंग्वेज को और उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉस्पेरस करने के लिए। सो बेसिकली वहां पर क्या किया गया? तीनों ही कम्युनिटी को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया गया। डजंट मैटर यहां पे जर्मन 1% है, माइनॉरिटी में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई। कहां पर? बेल्जियम में। तो दैट्स व्हाई ये एक सक्सेसफुल मेजर बना। किसके लिए? पावर शेयरिंग के लिए। लेट्स सी हाउ। ओके, एक बार फटाफट से इसको थोड़ा और कंक्लूड करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने यहां पे क्या देखा कि बेल्जियम के अंदर सिचुएशन क्या है? बेल्जियम में सिचुएशन ये है कि यहां पर डच स्पीकिंग कितना परसेंट हो गया? 59, फ्रेंच 40, जर्मन 1%, बट स्टिल इन तीनों कम्युनिटी को मिला के यहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया मिनिस्टर्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, जिस उसमें भी सबको क्या दिया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। कॉन्फ्लिक्ट्स जो उठने वाले थे वो खत्म कर दिए गए, कॉन्फ्लिक्ट जो उठने वाले थे खत्म कर दिए गए, पीस मेंटेन किया गया। गवर्नमेंट को सक्सेसफुली रन करने के लिए इन्होंने बेस्ट मेजर्स लिए। क्या करने के लिए? पावर शेयरिंग करके डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया एक सक्सेसफुल मेजर, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग का रिजल्ट किसमें निकल के आया? एक स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक मेजर में सामने आ रहा है, जिसमें पीस मेंटेन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स रेज ही नहीं हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते के साथ ही उसे खत्म कर दिया गया। तो ये एक क्या था? समझदारी भरा डिसीजन था किनका? बेल्जियम की गवर्नमेंट का। बट ऑन द अदर हैंड एक और कहानी हमारा वेट कर रही है, एक और स्टोरी है, जो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। श्रीलंका, फेलियर ऑफ पावर शेयरिंग। श्रीलंका अपने आप में एक एग्जांपल बना, किस चीज के लिए? पावर शेयरिंग के फेलियर का। कैसे? देखते हैं। श्रीलंका देखो आइलैंड नेशन है, सदर्न एशिया में, साउथ एशिया में, इंडिया के जस्ट नीचे ही है, ठीक है। आगे देखो, पॉपुलेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ, पॉपुलेशन कितने ग्रुप्स में देखने को मिलती है? 3 ग्रुप्स में, सिन्हाला, तमिल्स एंड अदर्स। अब जो सिन्हलीज है वो कितना परसेंट है? 74%। मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप आ गया भाई साहब, और किसी की नीड है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट अगेन नहीं अकेले बना सकते हैं। आगे देखो, तमिल्स 18% ओनली, तमिल्स 18% ओनली, बाकी जो रिमेनिंग है वो अपना अदर कम्युनिटी हो गया। बट स्टिल यहां पर भी दो ही मेजर कम्युनिटी के बीच में ये जो इश्यूज रेज होने वाले, कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होने वाले हैं, वो है सिन्हलीज और तमिल्स। तो सिन्हलीज अपने आप में कितना परसेंट हो गया? 74%। मैं तो बोलता हूं बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। हमें किसी दूसरी कम्युनिटी की नीड ही नहीं है बार बार इलेक्ट होकर आने के लिए, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करना है? खुश रखना है, और वही कम्युनिटी के लोग हमें बार बार रिपीटेडली वोट देते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, है ना। यही सेम थॉट प्रोसेस किनका था? इन सिन्हलीज का था। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बन रही है उसमें रिपीटेडली सिन्हली गवर्नमेंट ही आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन में एक मेजर शेयर किसका है? उनका खुद का ही है। वो अपनी कंसिडरेशन के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने लैंग्वेज, अपने रिलीजन के लिए वर्क कर रहे हैं, और उससे उनकी कम्युनिटी तो खुश है, बट दे ऑलवेज नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स। देखते हैं कैसे, आओ। प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1948 में। सिन्हलीज लीडर प्रमोटेड मेजॉरिटी रूल्स। मेजॉरिटी रूल्स मतलब समझ गए कि ये लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो इन्होंने हमेशा से खुद को ही उसमें कंसिडर किया। क्या करने के लिए? अगेन अगेन रूल करने के लिए, ठीक है। तमिल्स को कभी भी इनवाइट नहीं किया। आगे देखो, सिन्हाला एक्ट पास हो रहा है कब? 1956 में, जो क्या बोल रहा है? सिन्हाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने खुद की लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, बाय डिसरिगार्डिंग तमिल्स। भैया ये चीज सही है, समझ में आती है कि हाँ तुम लोग मेजोरिटी में हो, 74% हो, हाँ ठीक है, समझ गए हम लोग, पर तुम खुद की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर भी करना है तो उसके लिए एक म्यूचुअल कंसर्न जैसा भी कुछ होता है। म्यूचुअल कंसर्न जैसे से क्या मतलब हो गया? यहाँ पे तमिल्स लोगों से पूछा तो जाए कि तुम क्या चाहते हो,
बट सिन्हलीज ने अपने मेजोरिटेरियन बिहेवियर को दिखाया और खुद की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ये फर्स्ट टाइम था जब तमिल्स के इंटरेस्ट क्या हुए, ब्रेक हुए। ठीक है, आगे देखो। प्रेफरेंस वाज गिवन टू सिन्हलीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। अब इनकी प्रेफरेंशियल पॉलिसी भी चल रही है। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि जब भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी तो सिन्हली कम्युनिटी को दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन की बात होंगी तो इन्हीं को प्रेफरेंस दी गई। ठीक है, कोई भी XYZ बेनिफिट्स देने हैं तो वो सिन्हली कम्युनिटी को ही दे रही है। ठीक है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है तमिल्स, उनको ऑलवेज नेग्लेक्ट किया इन्होंने। तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, है ना। अब तमिल्स इनसे रेगुलरली क्या होते जा रहे हैं, एलिनेटेड होते जा रहे हैं। दोनों के बीच में अलगाव की भावना आती जा रही है। दोनों एक दूसरे के साथ में जो एक बॉन्ड था वो ब्रेक होता जा रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। लेट्स सी हाउ थर्ड मेजर जो यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिलता है वो क्या है। ठीक है, इन्होंने एक और लॉ पास किया कि बुद्धिज्म रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन, कि इन्होंने अपने धर्म के लिए भी बोल दिया कि हमारा जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया। बेसिकली खुद की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सिन्हली कम्युनिटीज के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसी स्टार्ट कर दी, प्लस फॉर फोस्टरिंग देयर रिलीजन बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को हम फोस्टर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिगार्डिंग द तमिल्स रिलीजन। ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है। जब कोई एक मेजॉरिटी कम्युनिटी सिर्फ अपने बारे में बात करती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को नजरअंदाज करती है, तब माइनॉरिटी कम्युनिटी को बुरा लगेगा। कई बार क्लास में ऐसा होता है, टीचर पूछता है कि आज टेस्ट लेना है नहीं लेना, बट दैट पीरियड ऑफ टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ के आए हैं और इफ दे रेज देयर हैंड कि हाँ टेस्ट लिया जाए, बट जो माइनॉरिटी वाले बच्चे जो एक्चुअल में टेस्ट नहीं देना चाहते तो उनको उतना ही बुरा लगता है। जैसे उन्हें बुरा लगता है, आप लोगों को बुरा लगता है, वैसे ही इन तमिल्स को तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सिचुएशन तो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर रहेगी, बट इनकी सिचुएशन पूरी लाइफ लॉन्ग वाली सिचुएशन है। ये एक ऐसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहां पर इनकी वैल्यूएशन ही नहीं हो रही, इनको काउंट ही नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट जब प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट के मेजर्स लेके आती है, कोई भी मेजर एक काम करेगी, ठीक है, स्कीम्स बनाएगी, तो तमिल्स को कंसिडर ही नहीं करती। दे ऑलवेज, ठीक है, फोकस ऑन देयर कम्युनिटी ओनली, सिन्हलीज सिन्हलीज सिन्हलीज, और वो सही नहीं है। और इसके लॉन्ग टर्म में अगर अपन देखें तो नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस। तमिल्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, सीधी सी बात है भाई, सबको बुरा लगता है, इनको भी लगा। एथनिक टेंशन इंक्रीज्ड, एथनिक टेंशन, ठीक है, कम्युनिटी के बिहाफ पे आप क्या हो गया, टेंशन आ गई, कम्युनिटीज आपस में लड़ने वाली है। सिविल वॉर लास्टेड फॉर नियरली 26 ईयर, और इन सब के चलते वहां पे श्रीलंका में क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है। अब सिविल वॉर क्या होता है सर, विद इन अ बाउंड्री, विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री, कंट्री के ही लोग कंट्री की गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिविल वॉर। कि जब नागरिक लड़ने पे आ गए गवर्नमेंट से तो उसे सिविल वॉर कहा गया। तो वहां की जो सिन्हली गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में तमिल्स ने क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ कब से, 1983 से 2009 तक। अब एक बात सोचो, जब इतने लंबे टाइम पीरियड तक वहां पर क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो क्या लगता है वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही होगी, पीस मेंटेन हुआ होगा, सिटीजन्स अच्छे से रह पाए होंगे, डेवलपमेंट हुआ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई होगी ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि पावर शेयरिंग नीडेड है, क्या करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, है ना। दैट्स ऑल, ये नीडेड है, बहुत ज्यादा नीडेड है। आगे देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ। सीधी सी बात है, जब सिविल वॉर इतने लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी, आर्मी सामने है, सिटीजन सामने है, सिविलियन सामने है, उनके बीच में क्या हो रहा है, वायलेंस होगा, तो उसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर्ड। अभी मैंने बताया कि जब वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है,
गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में यहां पे एक टफ स्टिफ चल रहा है, दैट पीरियड ऑफ टाइम पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होने वाली। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, बेल्जियम ने क्या किया, पावर शेयरिंग करके क्या डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने दिया, पीस मेंटेन किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते रहे। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने की बेवकूफी। कैसे? गलती है भाई इनकी, इन्होंने पावर शेयरिंग नहीं किया। पावर शेयरिंग नहीं करने से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, समझ रहे हो, कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, सॉरी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हुए, कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज है, वायलेंस हो रहा है, बच्चा क्या। इसी के साथ और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन फटाफट से। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? उसके दो रीजन है, एक मॉरल रीजन है, एक हमारा प्रूडेंशियल रीजन है। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं प्रूडेंशियल रीजन क्या बोलता है। प्रूडेंशियल रीजन ये बोलता है कि अगर पावर शेयरिंग होगी तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या करेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देगा। आगे देखो, प्रिवेंट वायलेंस, वायलेंस भी नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर वायलेंस भी नहीं होने वाला, है ना। जैसे बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते से ही खत्म होने लग गए। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्या देखने को मिलता है, वहां पे वायलेंस नहीं हुआ, है ना। प्रिवेंट वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दोनों ही सिचुएशन फुलफिल है। किस चीज में? प्रूडेंशियल रीजन में। आगे देखो, मेंटेन पीस एंड नेशनल यूनिटी, कंट्री में पीस मेंटेन रहेगा, और जब पीस रहेगा, सारी कम्युनिटीज एक साथ में रहने वाली है, तो फिर वहां पे क्या होगा, ठीक है, यूनिटी भी मेंटेन हो जाएगी। आगे देखो, एंश्योर्स बेटर गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट बन पाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से लोग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेके आएंगे। ठीक है, एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, और जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी तो फिर एक बेटर आउटकम, बेटर स्कीम, बेटर रिजल्ट सामने आते हैं, किसके? सोसाइटी के। ठीक है, तो दैट्स हाउ एंश्योर्स बेटर गवर्नमेंट। एग्जाम्पल देखो इसका फटाफट, बेल्जियम सक्सेसफुली मेंटेन पीस बाय शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी। लैंग्वेज कम्युनिटी थी, बेसिकली 3 लैंग्वेज कम्युनिटी है, उनके बीच में क्या हुआ, पावर शेयरिंग की, और बेल्जियम ने सक्सेसफुली क्या किया, पावर शेयरिंग मेंटेन किया। ठीक है, आगे आओ फटाफट से देखते हैं। मोरल रीजन क्या बोलता है? मोरल रीजन बोल रहा है डेमोक्रेटिक रीजन है अपने आप में, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। कैसे? एवरी सिटीजन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन ए गवर्नमेंट। हर सिटीजन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में क्या कर सके, पार्टिसिपेट करे, चाहे कैंडिडेट बनके, चाहे वोटर बनके। डिसीजन मेकिंग में भी उनका क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय ऑल पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी के अपने आप में मतलब क्या है कि सारे के सारे लोगों को, जो मैक्सिमम लोगों को हमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग में। आगे देखो, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। हमें क्या करना होगा कि हम जब डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करेंगे तो वो मजबूत करता है किसे? हमारी डेमोक्रेसी को। ठीक है, इसी के साथ बिल्ड ट्रस्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटी। अब इसमें क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होता है, किसमें? डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज। अब जो श्रीलंका में हुआ वो ट्रस्ट बिल्ड करने वाली बात थोड़ी, वो तो ट्रस्ट बिल्ड होगा ही नहीं, उन्होंने ट्रस्ट लूज कर दिया। उन्होंने ट्रस्ट क्या, इवन मैं तो बोलूंगा कि एक जो बेसिक बिहेवियर होता है वो भी उन्होंने लूज कर दिया, वो उनसे बिल्कुल अगेंस्ट में चले गए। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बेल्जियम के अंदर देखते हैं तो वहां पे डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ, क्या करने के लिए? ठीक है, देश में यूनिटी मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को अच्छे से स्टेबल करने के लिए, ठीक है, रन करने के लिए। आगे देखो, की पॉइंट, पावर शेयरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाली बात नहीं है, इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रही है तो वो डेमोक्रेसी भी नहीं है। गॉट इट? आई लाइक इट। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग में देखो क्या देखने वाले, एक तो प्रमोट नेशनल यूनिटी, नेशन की यूनिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मेंटेन पीस एंड हार्मनी, पीस और हार्मनी इंक्रीज करता है, लोगों में एक रिलेशन बिल्ड करता है, ठीक है, भाईचारा लेके आएगा। प्रमोट माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, सॉरी प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिड्यूस सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स तो रिड्यूस हो ही रहे हैं। ठीक है,
तो पावर शेयरिंग अपने आप में क्या कर रहा है, रिड्यूस करेगा किसे, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसी के साथ ये किस चीज को भी बढ़ाता है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स या पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है किसमें, डेमोक्रेसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंथनेस डेमोक्रेसी, इससे मजबूत हो रही है क्या, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जितनी ज्यादा मजबूत होगी देश का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा जाएगा। आज की तारीख में इंडिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी में कंसीडर हो रही है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर शेयरिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करने में हमारी कौन हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन में हमारी जुडिशरी। सो वो हमारे मेजर्स है जो हमारे पावर शेयरिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई स्टिल हम एक बेस्ट डेमोक्रेसी बन के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज, ठीक है, ये एक पीसफुल सोसाइटी बना रही है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के राइट्स को यहां पे क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। श्रीलंका में किया था प्रोटेक्ट, ना किया ना, क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एवरी सिटीजन्स के राइट्स को, स्टैंड करेगा डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, बढ़ावा देता है देश की एकता को और अखंडता को। इट मींस देश को हमेशा एक जोड़े रखेगा, साथ में बनाए रखेगा, है ना। आगे देखो, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर शेयरिंग अपने आप में वेरी स्पिरिट है किसकी, डेमोक्रेसी में, अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो वहां पे डेमोक्रेसी भी नहीं है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगेन फिर से वही बात है कि अल्टीमेटली पावर शेयरिंग क्या करने वाला है, पावर शेयरिंग रिड्यूस करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रमोट पीस, नेशनल यूनिटी, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल कम्युनिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। स्ट्रेंथ करेगा किसको, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा क्या करके, बाय एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन, सारे के सारे सिटीजन के पार्टिसिपेशन को एंश्योर करके। ठीक है, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी मीडियम में हो बट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा। आगे देखो, अब बात करते हैं, अभी तक तो अपन ने बात की कि पावर शेयरिंग क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, केस स्टडी देखी हमने श्रीलंका और बेल्जियम की। अब इन केस स्टडी ये सब देखने के बाद में हमें ये तो पता चल गया कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अब एक्चुअल में जो पावर शेयरिंग है वो कितने तरीके से हम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कितने तरीके से इंडिया में, ठीक है, पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। तो इसमें अपन देखेंगे बेसिकली फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने तरीके की पावर शेयरिंग है, 4 तरीके की पावर शेयरिंग है। कौन सी है देखो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड हमारा बोल रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। देन पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब इसमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें अपन ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर का डिवीजन एक सेम लेवल पे होगा, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सेम वर्क पे वर्क कर रही है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस वगैरह ये सब, है ना। वर्टिकल डिवीजन में अपन देखेंगे पावर शेयरिंग का डिवीजन अपर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट होंगे और उन सबके इंटरेस्ट के लिए हमें उनके साथ भी पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई, ठीक है, ये वाला फॉर्म एक हो गया। लास्ट फॉर्म, ठीक है, वो हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स के अंदर पावर शेयरिंग कैसे हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, इलेक्शंस फाइट करती है, देन उन्हें जीतती है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी रहेगी वो रूलिंग गवर्नमेंट बन जाएगी, जो लेफ्ट आउट जो पार्टीज है, या फिर मैं बोलूंगा जो पीछे सेकंड नंबर पे जो पार्टी रहेगी वो अपने आप में कैस में आ जाएगी, अपोजिशन में आ जाएगी।
और देन स्टिल फिर भी वो लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट में बैठ के एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे, एक दूसरे को अकाउंटेबल बनाएंगे। क्वेश्चन करने का मतलब हमेशा से नेगेटिव नहीं होता है। क्वेश्चन करने का मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को और भी ज्यादा बेटर बनाना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उतनी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने वाली है। तो दैट्स व्हाई इनको क्वेश्चन करना भी नीडेड है। इट मींस अपोजिशन का भी एक बेटर फंक्शनिंग है, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स क्या हो गए, प्रेशर ग्रुप्स वो कम्युनिटी है जो बेसिकली गवर्नमेंट को किसी डिसीजन के ऊपर एक बार फिर से सोचने पे मजबूर करती है, और वही वो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन वाली जो मिलके मूवमेंट करती है, प्रोटेस्ट करती है, अपोज करती है गवर्नमेंट के किसी ऐसे एक्शन को जिससे सोसाइटी को लगता है कि ये हमारे लिए बेटरमेंट नहीं है या बेटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आ जाओ फटाफट से आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले देखो मीनिंग पावर इज शेयर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हमें सबको पता है कि एक्चुअली में होना क्या है यहां पे, है ना। आगे देखो पर्पस क्या है इस चीज का, ये क्यों किया जा रहा है ना। प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। एक किसी एक के पास पावर नहीं रहनी चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। आगे देखो एंश्योर चेक एंड बैलेंस। तीनों इंस्टीट्यूशन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, और इस तरीके से हम डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में एब्सोल्यूट पावर लेके बैठ गया तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना, समझ गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, 3 इंस्टीट्यूशंस में हमने पावर को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यहां पे क्या करने वाला है, मेकिंग लॉ, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव यहां पर क्या करने वाला है, ठीक है, कैरिड आउट लॉज, इंप्लीमेंटेशन, बेसिकली हम बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन कर रहा है किस चीज के लिए, लॉज को, ठीक है, इवेलुएट लॉ। और जुडिशरी क्या करने वाला है यहां पर, जुडिशरी करेगा, रिव्यू करेगा लॉज को जो बनाए गए हैं। अगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो उनको क्वेश्चन करना, उनको जीरो डिक्लेयर करना, ये सारा काम कौन करने वाला है, हमारी जुडिशरी करने वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, लेजिस्लेचर मेकिंग लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेटेड लॉ, लॉ को स्टडी करना और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, ठीक है। यहां पे सपोज करो कभी जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो गवर्नमेंट के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है या किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो, ठीक है, फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी उसे जीरो डिक्लेयर कर देगा। या जुडिशरी कभी ये देखता है कि जुडिशरी को लगे कि यहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों मिल के एब्सोल्यूट अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, सिनेरियोज में पावरफुल रहे, तो उस चीज को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। क्यों, क्योंकि जुडिशरी को तो हर लॉ को क्या करना है, इंटरप्रेटेड करना है, वो स्टडी करेगा, रिव्यू करेगा, है ना, जुडिशियल रिव्यू। दैट्स हाउ। तो इस तरीके से तीनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमने क्या किया, पावर शेयरिंग की, चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी रखी, और ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के क्या है, मैं तो ये बोलूंगा वॉचिंग अथॉरिटी है। वॉचिंग अथॉरिटी इन द सेंस एक दूसरे को देखना और ये स्टडी करना किसी के पास अल्टीमेट पावर या एब्सोल्यूट पावर ना हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहां पे क्या बोल रही है, ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें अपन क्या करेंगे, पावर को ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड लेवल जो हमारा है वो है स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल जो हमारा है वो है लोकल गवर्नमेंट। कौन सा हो गया, लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर, स्टेट और लोकल हो गया। इंडिया फॉलोज ए फेडरल सिस्टम वेयर पावर शेयर्स आर डिवाइडेड अमंग दीज 3 लेवल्स। अब यहां पे एक वर्ड आ गया फेडरल, जिसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जहां पे मिनिमम 2 लेवल्स पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, पावर शेयरिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो इंडिया अपने आप में क्या है, एक फेडरल नेशन है जो क्या कर रहा है, पावर शेयरिंग कर रहा है। कितने लेवल पर, 3 लेवल पर, जिन्हें अपन बोल रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और
लोकल गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट में हमने अभी देखा पार्लियामेंट फंक्शनिंग वगैरह ये सब कुछ आ गई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट लेवल पे काम करेगा। लोकल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लेवल पर काम करने वाली है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पावर को डिवाइड किया इन डिफरेंट 3 स्टेप्स, है ना। तो यहां पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग हुआ। नेक्स्ट सी, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे यहाँ पर कोई एक सोशल ग्रुप नहीं रहता, बहुत सारी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जिनके ट्रेडिशन अलग अलग हैं, ठीक है, कल्चर अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए, साथ में रखने के लिए हमें इनको सबको क्या देना पड़ेगा, पावर्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। यूनिटी मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी चलाए रखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इन सबको इक्वली मेंटेन करना होगा। आगे देखो, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियन, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कम्युनिटी। हर कम्युनिटी को हमें इक्वली क्या करना होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्पस देखो, ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट, ताकि माइनॉरिटीज के राइट्स को भी हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, इक्वलिटी मेंटेन हो सके और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सीधी सी बात है, जब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो वहां पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इट आल्सो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट इक्वलिटी एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। एग्जाम्पल देखो इसका, बेल्जियम शेयर पावर अमंग डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या हुआ, पावर शेयरिंग हुआ, तो ना तो वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो गए, इक्वलिटी भी मेंटेन हो गई तीनों कम्युनिटी में, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं हुए, है ना। सो दैट्स हाउ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये भी अपने आप में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म है। आ जाओ आगे फटाफट से। फिर देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से जीत गई तो रूलिंग पार्टी, हार गई तो अपोजिशन पार्टी की, दोनों ही सिचुएशन में दोनों के पास क्या रहने वाली है, पावर रहने वाली है, ठीक है, दोनों के पास अथॉरिटीज है ना। फिर बात करें प्रेशर ग्रुप्स की, तो प्रेशर ग्रुप्स वो कम्युनिटी या वो लोग होंगे जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं उनके किसी भी डिसीजन को रिवर्ट करने के ठीक है, रिवर्ट करने के लिए या फिर उसे वापस बुलाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, बेसिकली देखा जाए तो विड्रॉ करने के लिए, है ना। कि कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग हो गया जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से सिटीजन्स एग्री नहीं है या सिटीजन चाहते हैं कि इस लोगों को विड्रॉ कर लिया जाए, हम इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो देन दे ट्राई टू, ठीक है, प्रेशराइज गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कैसे करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, रैली निकालेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट तक अपने मैसेजेस डिलीवर करेंगे। तो दैट्स हाउ दीज आर द मेजर्स जिनका वो यूज करके प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो अपने डिसीजंस को क्या करें, विड्रॉ कर लें, है ना। और इन सब में कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी उनके साथ अलाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो प्रेशर ग्रुप है बाद में एक मूवमेंट का फॉर्म भी ले लेता है ना। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। आगे देखो, पावर इज शेयर थ्रू पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। सीधी सी बात है, पावर पॉलिटिकल कंपटीशन में भी चलेगी और पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, ठीक है। हाउ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। कोलिशन गवर्नमेंट भी अपने आप में पावर शेयर कर रही। कोलिशन गवर्नमेंट क्या हो गया, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है। क्यों, क्योंकि उनके पास किसी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आई या मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिली, तब यहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, उसे अपन कोलिशन गवर्नमेंट बोल रहे हैं। वो भी एक तरीके की पावर शेयरिंग ही चल रहा है उनके बीच में। प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस। प्रेशर ग्रुप्स और क्या करेंगे, कुछ सोशल मूवमेंट्स है जो गवर्नमेंट डिसीजंस को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया है ना। आगे देखो एग्जांपल, कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके क्या कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है ना, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या देखा, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखे, जिसमें क्या क्या देखा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, है ना। तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, डिफरेंट सिनेरियोज में, फॉर्म्स में, है ना।
आज हमने जो देखा इस पूरे चैप्टर में, हमने पावर शेयरिंग की बात की, पावर शेयरिंग क्यों नीडेड है, और हमने ये देखा डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा नीडेड है। अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वहां के सिटीजन्स क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे तो वहां पे टेंशन रेज होगा, टेंशन रेज होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है, पीस मेंटेन नहीं हो पाएगा, सिविल वॉर हो रही है, सारे कैसे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा नीडेड है। आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या कुछ बचा हुआ है, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। पावर शेयरिंग द की टू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, सीधी सी बात है, और आई एम पर्सनली यहां स्टार है मेरी तरफ से इस चीज को, कि अगर पावर शेयरिंग होगी तभी वहां पर डेमोक्रेसी क्या होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग रह पाएगा जब वहां पर पावर शेयरिंग होती रहेगी। आगे देखो, पावर शेयरिंग इज द, ठीक है, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पावर शेयरिंग अपने आप में कॉर्नर स्टोन है किसका, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, जो इंश्योर करता है पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड ऑफ ए सिंगल पर्सन। पावर का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में या फिर किसी ग्रुप में नहीं होना चाहिए, बट इट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग, इसे हमें बांटना पड़ेगा किन के बीच में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एंड सोशल कम्युनिटीज, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहां पर क्या करना है, पावर किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के बीच में नहीं, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल कम्युनिटीज। आगे देखो, द एक्सपीरियंसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका क्लियरली शो, क्या दिखा रहे हैं, दैट पावर, ठीक है, शेयरिंग पावर प्रमोट्स पीस, किस चीज को बढ़ावा देती है, पीस, यूनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वेयर एज अगर हम मना करते हैं पावर शेयरिंग तो वहां पर क्या होगा, लीड, सॉरी, ठीक है, डरना नहीं बच्चों, हो जाता है कभी कभी, है ना, ठीक है, लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। किस चीज को बढ़ावा देगा, लीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। आगे आ जाओ, ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वैल्यूज पार्टिसिपेशन। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी क्या करेगी, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगी, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने वाली है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स को बचाएगी, कॉर्पोरेशन अमंग ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को कॉपरेट करके रखेगी, आपस में जोड़ के रखेगी, कॉपरेट करेगी। देयरफॉर पावर शेयरिंग नॉट ओनली स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग सिर्फ डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करती है, ठीक है, बट आल्सो बिल्ड ए मोर इंक्लूसिव, हार्मोनियस एंड प्रॉस्पेरियस नेशन, एक देश को अच्छा, समृद्ध, पावरफुल, यूनाइट बनाने के लिए काम करती है क्या, पावर शेयरिंग। आगे देखो, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट एंश्योर्स, क्या एंश्योर करता है, दैट एवरी वॉइस इज हियर्ड, हर आवाज सुनी जानी चाहिए, ठीक है, एवरी कम्युनिटी इज रेस्पेक्टेड, सारी कम्युनिटीज को हमें रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, एंड एवरी सिटीजन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन ए गवर्नमेंट, हर एक सिंगल सिटीजन को यह क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि दे कैन पार्टिसिपेट इन ए गवर्नमेंट। आगे देखो, एक और बात हमारे लिए इंतजार कर रही है, ए नेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, नेशन स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, नॉट व्हेन पावर बिलोंग्स टू ए फ्यू, कि जब पावर कुछ लोगों के पास ना हो, ठीक है। एक देश कब ज्यादा पावरफुल होगा, जब एक आदमी के पास पावर, तो वो क्या पावरफुल है, और मैं बोलता हूं 10 लोगों के पास पावरफुल है तो वो एक क्या हो गया, एक पूरा ग्रुप हो गया पावरफुल लोगों का, है ना। तो आगे देखो, ए नेशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर नॉट इवन व्हेन पावर बिलोंग्स टू ए फ्यू, कुछ लोगों के पास पावर होगा, बट व्हेन इट इज शेयर्ड फेयरली अमंग ऑल, सारे लोगों में बराबरी में बांट दी जाए पावर, तो वो नेशन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, है ना। पावर शेयरिंग ट्रांसफॉर्म डाइवर्सिटी, पावर शेयरिंग किसको ट्रांसफॉर्म करेगी, डाइवर्सिटी को, किसमें, डाइवर्सिटी इनटू यूनिटी, एंड इज द फाउंडेशन ऑफ पीसफुल, और ये अपने आप में एक नींव होने वाली है किसकी, ठीक है, पीसफुल, इंक्लूसिव एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की। एक सफल लोकतंत्र तभी काम कर पाएगा जब वहां पर पावर शेयरिंग होगी। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि पावर शेयरिंग इज द की ऑफ ए डेमोक्रेसी,
तो भी इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये भी 100% 100% सही बात। तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो बातें करी उसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो वहां पर डेमोक्रेसी है, अगर पावर शेयरिंग नहीं हो रही तो वो, अगर वहां पर डेमोक्रेसी भी है या दिखावे वाली डेमोक्रेसी भी है, तो वो बहुत लंबे टाइम पर तक नहीं रहने वाली। लोगों का गुस्सा, वायलेंस, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब उसे खत्म कर देगा। सिचुएशंस ड्रास्टिक बनती जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर होते जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पावर शेयरिंग खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं करना। नीचे एक बटन आ रहा होगा बेल आइकन का, उसको प्रेस करना है ना। उसके पास में एक आइकन आ रहा होगा यूट्यूब चैनल का हमारे, उस पर प्रेस करना है। देन चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए और हम आप लोगों के साथ इसी तरह के बने रहेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जाम्स, ठीक है। और ट्राई हार्डर, बोर्ड एग्जाम्स है, डरना नहीं है, डट के लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपका अपना राज सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।